Hello everyone. Once again we are here to take a new chapter, that is our environment. Student, in last session we have taken the chapter, we have already started this chapter our environment, and we have taken the two topics. हमने दो topics लिया था. कौन कौन से topic लिया था? वो waste management एक लिया था और एक ecosystem लिया था. तो ये तो दो टॉपिक जो हमने लिया था वो एज एन इंट्रोडक्टरी बेसिस पे लिया था, लेकिन आज भी हम इंट्रोडक्शन ही ले रहे हैं, लेकिन हम आज डिटेल में इंट्रोडक्शन है उसका देखेंगे आवर एनवायरनमेंट का. तो स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी लर्न एंड हर्ड अबाउट द वर्ड एनवायरनमेंट, है ना. ये हमने बहुत जगह सुना हुआ है. वी हैव ऑफन यूज दिस वर्ड और हर्ड दिस वर्ड इन द टीवी चैनल्स एंड ऑल दैट, इन न्यूज़पेपर ऑल्सो, इन मैगजीन्स, इन मैनी जर्नल्स. ठीक है, इसमें बहुत सारे हमने ये वर्ड सुना है, लेकिन ये क्या है एनवायरनमेंट. और हमने बहुत लोगों के मुंह से भी सुनते हैं, द पीपल अराउंड अस, दैट इज एनवायरनमेंट में ये होना चाहिए, एनवायरनमेंट में होना चाहिए, वगैरह वगैरह. ठीक है, तो एक्चुअली में आवर एल्डर्स ऑल्सो टेल्स दैट द एनवायरनमेंट इज नॉट व्हाट इट इज टू बी अर्लियर. यानी पहले का जो एनवायरनमेंट था वो आज का एनवायरनमेंट वैसा नहीं है. क्यों? क्योंकि पहले में पॉल्यूशंस नहीं थे और वहाँ का एम्बियंट एनवायरनमेंट जिसे हम कह सकते हैं वो था, और आज वो एम्बियंट एनवायरनमेंट नहीं है. ऑल्सो ग्लोबल समिट्स बहुत होते रहते हैं. हमारे वर्ल्ड में बहुत सारे ग्लोबल समिट्स होते रहते हैं इन्वॉल्विंग द डेवलप एंड द डेवलपिंग कंट्रीज बोथ. यानी जो डेवलप कंट्रीज है वहाँ पे भी होते रहते हैं और जो डेवलपिंग कंट्रीज वहाँ पे भी होते हैं. जैसे सार्क समिट जो होता है, जी समिट जो होता है, ऐसे बहुत सारे समिट्स होते रहते हैं. एंड in this summits we regularly held and discuss the environmental issues. वेरियस एनवायरमेंटल इश्यूज पे बातें होती रहती है, डिस्कशन होते रहते हैं और बहुत सारे रेजोल्यूशंस बनते हैं कि क्या करना चाहिए एनवायरनमेंट के विषय में. ठीक है, ये सब होता रहता है. बट स्टूडेंट, इन क्लास 9th वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट दैट द चैप्टर वेरियस फैक्टर्स इन द एनवायरनमेंट. बहुत सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हमने पढ़े थे, इंटरेक्टेड विद ईच अदर्स एंड हाउ वी इम्पैक्ट द एनवायरनमेंट. यानी कि हम उसका इम्पैक्ट क्या है, उसके फैक्टर्स क्या है, ये सब हमने पढ़ा था. और क्लास 9 में एक और चीज़ हमने पढ़ी थी, मटेरियल्स, न्यूट्रिएंट्स मटेरियल्स. कुछ डिफरेंट मटेरियल्स थे उसके अंदर में, साइकिल्स एनवायरमेंटल्स में रिलेटेड थे, वो सेपरेट दैट साइकिल्स दैट वी कॉल्ड एज द बायोजियोकेमिकल साइकिल्स. तो ये बायोजियोकेमिकल साइकिल्स क्या है? इन दिस साइकिल्स एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स जो हमने लिया था, like nitrogen, carbon, oxygen and the water are changed in one form to the another form. ये कैसे one form to the another form में change होते हैं, ये हमने पढ़ा था. And we shall now see that how humans activities affect this all cycles. अब ये human activities किस प्रकार से affect करते हैं ये हम देखने वाले हैं. So student, let us take a new topic now. What happens when we add our waste into the environment? ये ऑलरेडी हमने ये टॉपिक ले चुका है, लेकिन आप डिटेल में पढ़ेंगे क्या होता है कि जब हमें कोई भी वेस्ट को हम एनवायरनमेंट में डिस्पोज करते हैं. सो इन आवर डेली एक्टिविटीज वी जनरेट अ लॉट ऑफ मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे. ठीक है, हम लोग बहुत सारे सॉलिड वेस्ट होता है, किचन वेस्ट होता है, वो सब हम बाहर फेंकते हैं या एनवायरनमेंट में उसको फेंक देते हैं. एक डंप यार्ड होता है, एक्चुअली बहुत सारी अर्बन सिटीज़ के अंदर में डंप यार्ड होता है, वहाँ डंप यार्ड में जाके उसे फेंका जाता है, लेकिन वहाँ से भी वो इतना सेफ नहीं होता. एंड व्हाट आर सम ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल? तो ये वेस्ट मटेरियल होते क्या है, ये क्वेश्चन आ जाता है. व्हाट आर दिस वेस्ट मटेरियल? व्हाट हैपेंस एज वी थ्रोन देम अवे? ठीक है, क्या होता है हम उसको थ्रोन अवे कर देंगे. लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन. तो इसको देखने के लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक्टिविटी नंबर 15.1, जो हम लाइव बोर्ड के माध्यम से इसको जानेंगे. स्टूडेंट, नाउ विल सी द एक्टिविटी नंबर 15.1. ठीक है, ये हम अभी पढ़ने वाले हैं. एक्टिविटी नंबर 15.1 में क्या होता है? फर्स्ट पॉइंट इज, यू माइट हैव सीन एन एक्वेरियम. यस, ऑफ कोर्स यू ऑल हैव सीन द एक्वेरियम. लेट अस ट्राई टू डिज़ाइन वन. अगर आपको डिज़ाइन करना है तो आप डिज़ाइन भी कर सकते हो. What are the things that we need to keep it mind when we create an aquarium? क्या क्या conditions required रहते हैं उसके लिए, materials required होते हैं उसको बनाने के लिए. The fish would need a free space. सबसे पहली बात, fish को एक free space की आवश्यकता होती है for the swimming, and it could be a large jar. यानी वो सबसे बड़ा जार होना चाहिए, तब वो swim कर पाएगी.
और उसमें वाटर होना चाहिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर, और उसमें ऑक्सीजन सप्लाई भी होना चाहिए और फूड अवेलेबल भी होना चाहिए, तब जाके आपका एक्वेरियम अच्छे से बन पाएगा। सो वी कैन प्रोवाइड ऑक्सीजन थ्रू एन ऑक्सीजन पम्प दैट इज कॉल्ड द एरेटर। ठीक है, इसको हम बोलेंगे एरेटर, ये आपको पता है एरेटर से ऑक्सीजन सप्लाई होता है। एंड द फिश फूड विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, जो भी फिश फूड अवेलेबल है मार्केट में वो आपको लाना पड़ेगा, जैसे आर्टिफिशियल फूड हम जैसे वो कह सकते हैं, वो आपको लाना पड़ेगा, तब जाके आपका एक्वेरियम पूरा होगा। चलो देखते हैं दूसरा। इफ़ वी ऐड अ फ्यू एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स इट कैन बिकम अ सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। अगर आपने वहाँ पे एक्वेटिक प्लांट्स भी अगर उसमें डाल दिया है और एनिमल्स भी डाल दिया है तो क्या हो जाएगा, इट विल बिकम द सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। इसको हम बोलेंगे सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम। सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम मतलब क्या होता है, स्वयं से कार्य करने वाला, अपने आप जिसे हम कहेंगे। एंड कैन यू थिंक हाउ दिस हैपन्स? एन एक्वेरियम इज एन एग्जाम्पल्स ऑफ ह्यूमन मैन मेड इकोसिस्टम। इसलिए इसको हम कहेंगे ह्यूमन मैन मेड इकोसिस्टम का एक एग्जाम्पल होता है एक्वेरियम। कैन वी लीव द एक्वेरियम एज सच आफ्टर वी सेटअप? अगर उसको ऐसा रख दिया 1 महीने 2 महीने के लिए तो क्या आप रख सकते हो उसे? वाई डज इट हैव टू बी क्लीन वंस इन अ वाइल? या हफ्ते में उसको 2 बार या 1 बार उसको साफ करने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? डू वी हैव टू क्लीन पॉन्ड्स और द लेक्स इन द सेम मैनर? वाई और वाई नॉट? तो पॉन्ड्स को और लेक्स को साफ करने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वो एक नेचुरल सिस्टम है, नेचुरल सस्टेनिंग सिस्टम जिसे हम कहेंगे, और सेल्फ नेचुरल सस्टेनिंग सिस्टम होती है, और वहाँ पे ये सब चीज़ें करने की आवश्यकता नहीं होती है। हर कुछ एक साइकिल्स के अंतर्गत पूरा लयबद्ध रहता है और उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप क्लीन होता रहता है। ठीक है, अब एक दूसरा एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। कलेक्ट वेस्ट मटेरियल फ्रॉम योर होम्स। दिस कुड बी इंक्लूड ऑल द वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग द डे लाइक किचन वेस्ट, स्पॉइल्ड फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज टी लीव्स, मिल्क पैकेट्स एंड एम्प्टी कार्टून्स। ठीक है, क्या क्या चीज़ लिया मैंने? किचन वेस्ट ले लिया, ठीक है, और उसके बाद में उसके अंदर स्पॉइल्ड फूड में आ गया, उसके अंदर वेजिटेबल पील्स भी आ गए, यूज टी लीव्स भी आ गया, मिल्क पैकेट्स भी आ गए एंड द एम्प्टी कार्टून्स भी आ गए उसके अंदर में। ठीक है, ये सब चीज़ आ गए। वेस्ट पेपर भी आ गया है। ठीक है, वेस्ट पेपर भी हम ले लेते हैं। वेस्ट पेपर, एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स, स्ट्रिप्स, बबल्स, पैक्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स एंड ब्रोकन फुटवेयर, इतने सारे हमने मटेरियल्स ले चुके हैं। अब क्या करना है आपको? बरी इन दिस मटेरियल्स इन अ पिट, एक गड्ढे में आपको उसको दबा देने का है। इन अ स्कूल गार्डन और इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन अ ओल्ड बकेट। अगर आपके पास स्पेस अवेलेबल नहीं है तो आप एक ओल्ड बकेट में आप इसको ले सकते हैं, और एक फ्लावर पॉट में भी ले सकते हैं, और या तो गमला भी जिसे हम कह सकते हैं, पॉट में भी ले सकते हैं, या फ्लावर पॉट, बड़ा फ्लावर पॉट होना चाहिए। एंड कवर विथ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल। और इसको जब ये आपने पूरा सब मटेरियल्स डाल दिया है तब क्या करेंगे आप? इसमें ऊपर से 15 सेंटीमीटर ऑफ सॉइल से ढक देंगे। अब होगा क्या? कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट एंड ऑब्जर्व एट 15 डेज इंटरवल्स। और इसको 15 डेज के लिए आप उसको छोड़ देंगे। क्या होगा? What are the materials that remains unchanged over the long period of the time? कुछ मटेरियल्स तो गायब हो जाएंगे और कुछ होंगे, कुछ अनचेंज हो जाएंगे, यानी कुछ चीज़ तो अनचेंज रहेंगी क्योंकि वो डिग्रेडेड या डाइजेस्ट या ब्रोकन डाउन नहीं हुए। ठीक है, What are the materials which change their forms and structures over the time? कुछ मटेरियल्स ऐसे थे जो हमने लिया था जो अनचेंज थे, और कुछ तो लिया था हमने जो चेंज हो गए। ऑफ दीज मटेरियल्स दैट आर चेंज विच वन चेंज द फास्टेस्ट? तो हम फिर से देख लेते कौन कौन से। यहाँ पे देख, किचन वेस्ट जो लिया था, स्पॉइल्ड फूड हमने लिया था, वो जल्दी से चेंज हो जाएगा। वेजिटेबल पील चेंज हो जाएगा, यूज टी लीव्स भी चेंज हो जाएगा, लेकिन मिल्क पैकेज अगर प्लास्टिक के है तो वो चेंज नहीं होंगे। एम्प्टी कार्टून्स भी बहुत समय पे वो भी डिग्रेडेड हो जाएंगे। वेस्ट पेपर भी हो जाएंगे,
एम्प्टी मेडिसिन बॉटल्स नहीं होगी, स्ट्रिप्स नहीं होंगी क्योंकि एल्यूमिनियम स्ट्रिप्स होती है वो। बबल पैक्स भी अगर हो गए तो वो भी नहीं होंगे। ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ वो हो जाएगा डिग्रेडेबल। एंड द ब्रोकन फुटवेयर अगर हम देखेंगे तो ये भी एक समय के बाद में ये भी डिग्रेडेबल हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब हो गया, इतनी सारी चीज़ें जो चेंज हो गई है और जो अनचेंज हो गई है। ठीक है, तो ये हमने आज देखा था दो टाइप की जो एग्जांपल्स कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में डिग्रेडेशन होता है, और जो चीज़ डिग्रेडेशन होती है वो कहलाती है चेंज, और जो चीज़ अनडिग्रेडेबल होती है वो कहलाएगी अनचेंज। ठीक है, थैंक यू। You have seen the activity number 15.1 and you have learned might lot of things from this activity. Let us move to the next topic, or the next topic that is called, we have seen that the chapter life process, हमने life process chapter पढ़ चुका है, and that is the food we eat is digested by the various enzymes in our body. ये आपको पता है, हर फूड के लिए एक अलग अलग एंजाइम बने होते हैं और वो एंजाइम का हिसाब से वो ब्रेक डाउन होता रहता है फूड मटेरियल्स। हैव यू एवर वंडर्ड व्हाई द सेम एंजाइम्स डज नॉट ब्रेक डाउन एवरीथिंग वी ईट? यानी कि हम जो भी बहुत सारा जो मटेरियल जो खाना खाते हैं, सब्सटेंसेस खाते हैं, उसके लिए केवल एक ही एंजाइम क्यों नहीं होता? अलग अलग सब्सटेंस के लिए, अलग अलग मटेरियल्स के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं उसे ब्रेक डाउन करने के लिए। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं एंजाइम के बारे में, थोड़ी जानकारी ले लेते हैं। एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन द एक्शन। ठीक है, एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन द एक्शन, एक स्पेसिफिक एक्शन होता है उसका। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड टू ब्रेक डाउन फॉर द पर्टिकुलर सब्सटेंस, यानी किसी सब्सटेंस को ब्रेक डाउन करने के लिए एक स्पेसिफिक एंजाइम का इवॉल्व या सिक्रेशन होना जरूरी होता है, तभी जाके वो सब्सटेंस ब्रेक डाउन होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देख लेते हैं, दैट इज वाई वी विल नॉट गेट एनी एनर्जी इफ वी ट्राई टू ईट द कोल। अगर हमने कोल को खा लिया तो हमारे बॉडी के अंदर में कोल को पचाने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए कोई एंजाइम बना ही नहीं है, तो कहाँ से? तो दैट इज, इट मीन्स इट इज अ यूजलेस फॉर अस। सो स्टूडेंट, नाउ वी सी, वो तो हमने अभी ह्यूमन बॉडी के अंदर में देखा था, अब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस मैनी human man-made materials like the plastics will not be broken down by the bacteria or any other saprophytic organism। यानी प्लास्टिक को डिग्रेडेट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म बना ही नहीं है, कोई ऐसा बैक्टीरिया बना नहीं है, कोई ऐसा सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म बने नहीं है ताकि वो डिग्रेड हो जाए, प्लास्टिक डिग्रेडेड हो जाए। सो दिस मटेरियल विल बी एक्टेड upon by the physical processes like heat and the pressure। तो इसको ऐड करने के लिए हमें दो प्रोसेस हमें बताई गई है, फिजिकल प्रोसेस और एक हीट एंड द प्रेशर। बट अंडर द एम्बिएंट कंडीशन, यहाँ पे एक बहुत जरूरी बात हो जाती है, अंडर द एम्बिएंट कंडीशन में ही ये सब लागू होता है, अदरवाइज नॉट। एंड इज फाउंड टू द एनवायरमेंट दिस परसिस्ट फॉर द लॉन्ग टाइम। और इसीलिए ये ऐसे मटेरियल्स हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ में बहुत लॉन्ग टाइम तक परसिस्ट करते रहते हैं। जैसे पिछले मैंने बताया था पिछले वीडियो के अंदर में कि प्लास्टिक बॉटल्स अगर हम जमा करके रखेंगे तो एक अलमारी के अंदर में तो क्या हो जाएगा, इट विल बी नॉट बी डिस्पोज, उसका डिग्रेडेशन नहीं होगा और वो एक प्रकार से जमा होते रहेगी। तो उसी प्रकार यही चीज़ हमारे अर्थ में जमा होती रहती है और वो डिस्पोज नहीं हो पाती और डिग्रेडेट नहीं हो पाती, वो बायोडिग्रेडेबल है ही नहीं है, उसको इसीलिए नॉन बायोडिग्रेडेशन में रखा गया है। ठीक है, तो आज का हम यहीं तक ही समाप्त करते हैं हमारा आज का सेशन। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू। Students, if you have any doubts related to this topic, please do not hesitate to ask. Write your doubts in the comment box. I will answer your question. Thank you.